अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। तो हार्ट पंपिंग, हार्ट के अंदर ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू जो है वो रेगुलेशन होती है। स्ट्रेस, फ्लाइट और फाइट कंडीशंस में, या कुछ सीवियर एक्सरसाइज की फॉर्म में, जब एक इंसान सीवियर एक्सरसाइज करके या रनिंग करके आता है तो उस वक्त उसके हार्ट पर कितना प्रेशर पड़ता है और हार्ट इन रिटर्न उसको कैसे रेगुलेट करता है उस प्रेशर को, और कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन सही तरह से पहुंचाता है। क्योंकि जब आप रनिंग करके आ रहे होते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है रिलेटिवली। तो नॉर्मल जो एक पर्सन का रेस्टिंग जो रेस्टिंग हार्ट पंपिंग जो है वो है 4 to 6 लीटर्स ईच मिनट। 1 मिनट के अंदर 4 से 6 लीटर हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है। लेकिन जब स्वीयर एक्सरसाइज हो जाती है तो उस वक्त जो है वो 7 टाइम्स ग्रेटर देन दिस, 4 to 6 से 7 टाइम्स ग्रेटर, 25 लीटर्स तक ये ब्लड जो है वो सप्लाई करने लग जाता है। तो ये कैसे होता है? देयर आर टू मीन्स बाय विच द वॉल्यूम पम्प्ड बाय द हार्ट इज रेगुलेटेड। दो ऐसे जरिए हैं हार्ट के पास के जिसके थ्रू ये उस ब्लड को पंप्ड ब्लड को रेगुलेट करता है। ठीक है, एक ये, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड उसके अंदर आता है तो हार्ट के अंदर ऐसी कैसी कैसी क्या मॉडिफिकेशंस हैं कि वो उस वियर कंडीशन को अडेप्ट कर लेता है और उसके ऊपर कोई, और इसकी वॉल्स पर, उसके फंक्शनैलिटी पर कोई उसको कोई नुकसान नहीं होता। The first one is the intrinsic cardiac regulation of pumping in response to changes in volume of blood flowing into the heart. Intrinsic heart cardiac regulation of pumping, ठीक है, ये इन बिल्ड होती है, उसके अंदर कार्डियक रेगुलेशन होती है, ठीक है, पंपिंग की, जो कि ब्लड की वॉल्यूम के चेंज होने से वजूद में आती है। और सेकंड वन, इंट्रिंसिक हार्ट पंपिंग में हम फ्रैंक स्टार्लिंग मेथड पढ़ेंगे, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। और दूसरा जो है कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट पंपिंग बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मींस कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे हेल्प आउट करता है और स्ट्रेंथन करता है हार्ट रेट को जब सीवियर एक्सरसाइज होती है उस वक्त। याद रहे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम्स आते हैं जो कि एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ओवरऑल दो मीन्स हैं जिसके थ्रू हार्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है हार्ट पंपिंग को। एक वो कि जो इंट्रिंसिक कार्डियक रेगुलेशन है, और दूसरी कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो पहले जो है इंट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग पढ़ेंगे द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के थ्रू, according to which the amount of blood pumped by the heart each minute is determined almost entirely by the rate of blood flow into the heart from the veins, which is called venous return. ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि हार्ट में से पास कर रहे हैं ना 1 मिनट के अंदर, वो टोटली डिपेंडेंट होता है उस ब्लड के जो कि वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर आ रहा है। और उस वेन्स के थ्रू जो ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है उस चीज को हम बोलते हैं वेनस रिटर्न। उस सारे प्रोसेस को वेनस रिटर्न बोलते हैं। तो ऐसे में जो फ्रैंक स्टार्लिंग है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये कि द ग्रेटर द हार्ट मसल is stretched during filling, the greater the force of contraction and greater the quantity of blood pumped into the aorta. According to Frank Starling mechanism कि जितने ज्यादा हार्ट स्ट्रेच होंगे ड्यूरिंग फिलिंग,
उतनी ही ज्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी और उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी जो है एओर्टा के अंदर जाएगी। ओके, सो एक और वे है इसको एक्सप्रेस करने का, वो ये कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, फिजियोलॉजिकल कुछ ऑप्टिमम लिमिट्स होती हैं, उससे बढ़ जाए तो हार्ट जो है वो फिर वर्क नहीं करता। लेकिन अंडर विद इन दोज फिजियोलॉजिकल लिमिट्स द हार्ट पंप्स ऑल द ब्लड दैट कम्स टू इट विदाउट अलाउइंग एक्सेसिव डैमिंग ऑफ ब्लड इन द वेन्स। ठीक है, यानी वेन्स के अंदर कोई ब्लड नहीं बचता, कोई ब्लड की स्टोरेज नहीं होती, एक्सेसिव स्टोरेज नहीं होती, और जैसे ही ब्लड आता है उसके अंदर, हार्ट के अंदर, वैसे ही वो वहां से निकल भी जाता है। सो जो what is the explanation of Frank Starling mechanism? So this explanation is very simple. When an extra amount of blood flows into the ventricles, the cardiac muscle itself is stretched to greater length. This in turn causes the muscle to contract with increased force because the actin and myosin filaments then are brought to a more nearly optimal degree of interdigitation for force generation. Therefore, the ventricle, because of its increased pumping, automatically pumps the extra blood into the arteries. This ability of stretched muscle up to an optimal length to contract with increased force is characteristic of all striated muscles. यानी वो बताना ये जा रहे हैं ये सारी पैराग्राफ के अंदर कि एक्टिन और मायोसिन की ये खासियत है कि जितना उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे उतनी ही ज्यादा वो फोर्स लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है सीधा सीधा सा। ठीक है, लेकिन अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस, एक हमने टेंशन का एक लॉ पड़ा हुआ है कि एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिसके बाद जो है वो एक इलास्टिक बॉडी इनइलास्टिक हो जाती है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद वो अपनी असल हालत में नहीं आ सकती। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से पीछे पीछे जब तक वो रहेगा हार्ट, तो उस वक्त तक उसके अंदर जितनी भी पंपिंग जो है वो जितना ज्यादा ब्लड आएगा, जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा, उतनी ही ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन होगी, ज्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसके अलावा जो है स्ट्रेच ऑफ द राइट एट्रियल वॉल डायरेक्टली इंक्रीज द रेट बाय 10 to 20%। एक और फैक्टर जो कि इन्वॉल्व होता है, जबकि फ्रैंक स्टार्लिंग मेथड पर मैकेनिज्म पर इसका कोई खास इतना असर नहीं है, कोई खास कंट्रीब्यूशन इसकी नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर जो है राइट एट्रियल वॉल जो है ना उसको स्ट्रेच किया जाए तो क्या होता है 10 to 20% जो है हार्ट रेट वो बढ़ जाता है। ये एक जो है थ्रू जो है एक्सपेरिमेंट्स ये देखा गया कि 10 to 20% जो है वो राइट एट्रिया का अगर स्ट्रेच किया जाए तो 10 to 20% हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट बढ़ जाती हैं। इसके बाद है इंक्रीजिंग द आर्टेरियल pressure load up to a limit does not decrease the cardiac output. नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो होता है 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन इससे अबव 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अबव जब आर्टेरियल प्रेशर चला जाएगा तो क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगी। जब नॉर्मल रेंज से आर्टेरियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, जब नॉर्मल रेट से आर्टेरियल प्रेशर जो है वो 160 मिलीमीटर से बढ़ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 250 हुआ है। ठीक है,
तो 200 पर जब आया तो वो देखे नीचे को स्लोप आ रही है, जैसे जैसे ये बढ़ता गया स्लोप नीचे को आती जा रही है कार्डियक आउटपुट की। मतलब ये कि देयर आर सर्टेन लिमिट्स। आर्टीरियल प्रेशर क्या है कि आर्टीरियल प्रेशर इज द कंबाइंड प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर इसको हम बोलेंगे कि तमाम की तमाम जितनी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं उनका जो कंबाइंड प्रेशर है वो डिफाइन करता है कार्डियक आउटपुट कितनी होगी। ठीक है, कार्डियक आउटपुट अगर वो प्रेशर जो है आर्टरी, क्योंकि हमने प्रेशर का रूल अप्लाई करना है ना कि अगर एओर्टा से ज्यादा प्रेशर जो है वो आर्टरीज के अंदर अगर आ रहा है, आर्टरीज जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं, तो कैसे जो है लो एओर्टा के अंदर प्रेशर अब लो है, ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ कैसे ब्लड जाएगा। ठीक है, तो एक सर्टेन लिमिट है आर्टेरियल प्रेशर की 160 मिलीमीटर तक। उसके बाद जो है वो कार्डियक आउटपुट यानी नंबर ऑफ लीटर्स ब्लड पर मिनट जो कि हार्ट सप्लाई करता है वो कम हो जाएगी और जीरो हो जाएगी 250 तक। सॉरी। अभी नेक्स्ट जो दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज जो कि रोल प्ले करता है हार्ट पंपिंग को रेगुलेट करने में, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली हम देखते हैं कि वो क्या करता है, फ्लाइट और फाइट कंडीशंस में हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है और इन रिटर्न जो है वो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। तो मैं डिस्क्राइब करूंगी इस डायग्राम से कि कैसे ये तमाम पैराग्राफ इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन आउट कर देंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो कहाँ पर जा रही हैं, डायरेक्टली वो सबमर्ज्ड हैं वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर। वेंट्रिकल की वॉल्स के अंदर जो है इन नर्व्स ने जाना है और पेपिलरी जो परकिंजी फाइबर्स जो हैं उन पर जाके एक्ट करना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स ने। दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं उनको हम वेगस भी बोलते हैं, वेगस नर्व्स वेजाए जो हैं वो कहाँ पर लोकेट कर रही हैं, वो एसए नोड के पास लोकेट कर रही हैं और एवी नोड के पास लोकेट कर रही हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने नॉर्मली क्या करना है, उसने जाकर परकिंजी फाइबर्स को मैसेज पहुंचाना है ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट कंडीशन। परकिंजी फाइबर्स का डायामीटर एसए नोड और एवी नोड से एक तो जो है वो बड़ा होता है, उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन यानी मायोफिब्रिल्स जो हैं वो कम होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से उसके अंदर जो है कंडक्शन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्शन। तो इस वजह से उनके अंदर फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स एज कंपेयर टू एसए नोड एंड एवी नोड ज़्यादा होता है। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व से मैसेज नर्व इम्पल्स के थ्रू परकिंजी फाइबर्स तक आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो परकिंजी फाइबर्स फौरन से वेंट्रिकल के मसल को पैगाम पहुंचाती हैं कि आपने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से जो हार्ट बीट है वो पर मिनट जो है वो तेज हो जाती है। इसी के साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो हार्ट बीट है उसको लोअर कैसे करना है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने नर्व इम्पल्स लानी है और जाके सप्लाई कर देनी है एसए नोड को और एवी नोड को कि उसने एसए नोड और एवी नोड की जो नर्व इम्पल्सेस हैं, ठीक है,
उनको स्लो डाउन कर देना है। उनको जब वो स्लो डाउन करेगा तो मैसेज जो है वो वेंट्रिकल्स तक लेट पहुंचेगा, आराम से पहुंचेगा कि आपने आराम से रिलैक्स करना है, आराम से कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज जो है उसकी वजह से क्या होगा, द हार्ट यूजुअली एस्केप्स and beats at the rate of 20 to 40 beats per minute. So this is all about the regulation of heart pumping through two processes, which are intrinsic cardiac regulation of pumping in response to changes in volume of blood flowing into the heart, and control of heart rate and strength of heart pumping by the autonomic nervous system. So this is all about today. Until the next video, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।